हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर जो कि 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अध्याय है हमारा आज का विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी अध्याय नंबर 8 क्लास 12th फिजिक्स का विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसमें से पहला हमारा हैशटैग बना विस्थापन धारा किसे कहते हैं। क्या बना? विस्थापन धारा किसे कहते हैं। धारा किसे कहते हैं, या ठीक है ना, वैसे ही डैश कर लेते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये से समझने का प्रयास करना पहले तो, है ना। मान लिया एक कैपेसिटर है, संधारित्र को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ मैंने जोड़ा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है, तो इस पे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसकी सतह पे माइनस चार्ज होगा, बाहर वाली सतह पे प्लस चार्ज होगा। इससे क्या होगा कि इस संधारित्र कैपेसिटर की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को साथ में जब हम संधारित्र C लगाते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विस्थापन धारा कहते हैं, सीधे शब्दों में। ठीक है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संधारित्र लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, या जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। और देख लें तो एम्पियर ने इस पे एक नियम दिया था। एम्पियर के नियम के अनुसार, यानी उन्होंने कहा था किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, उस बंद पृष्ठ के अंदर निहित धारा का μ0 गुना होती है। क्लियर ना। अगर टोटल यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन भी जोड़ दिया जाए तो I और D यानी डिस्प्लेसमेंट, किसका? विस्थापन धारा का डिस्प्लेसमेंट, तो इसे कहेंगे विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का मैं फॉर्मूला अगर निकाल के और बता दूं एक और, तो ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन d फाई d अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से परिवर्तन होगा, तो d फाई e कह सकता हूं dt। ये भी क्या हो जाएगा, विस्थापन धारा का फॉर्मूला कि 3 परिभाषा होगी, एम्पियर के परिपतीय नियम से, और गॉस के नियम से, और ये कैपेसिटर की वजह से। कैसे भी समझ सकते हैं, राइट। पहली परिभाषा क्या हुई, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये वाली बहुत सिंपल है। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र C हो तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे परिवर्तीय चेंजमेंट वाला चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। अगली परिभाषा क्या हुई, सेकंड वाली, एम्पियर के परिपतीय नियम से किसी रेखीय समाकलन के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धारा उस रेखीय पृष्ठ का μ0 गुना I होती है, यानी कुल धारा का μ0 गुना होती है। इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या हुआ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन ε0 गुना को विस्थापन धारा कहते हैं। फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के ε0 यानी μ0 गुने को विस्थापन धारा कहते हैं, इसे ID से दर्शाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, कौन सा वाला, विस्थापन धारा का। छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें ज्यादा बड़े नहीं है। पहला वाला स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं हैशटैग नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस पार्ट से। वो क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। ये कैसे बनती है? सबसे पहले इनको बनाया था मैक्सवेल ने, है ना। जेसी बॉस ने भी बनाया था, बट जेसी बॉस का नाम फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछता क्योंकि वो इंडियन है, और तुम्हें पता है इंडियन की साइंटिफिक कैसे स्थिति हो रही है आजकल, राइट।
तो मैक्सवेल रखेंगे। इसकी खोज सबसे पहले मैक्सवेल ने की, और मैक्सवेल ने किस तरह से इनको उत्पन्न किया था देखें थोड़ा सा, है ना। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और विद्युत चुम्बक यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत तरंगें और चुम्बकीय तरंगें, इन दोनों को मिश्रण से बनाया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को मिला करके। विद्युत तरंगों के साथ उन्होंने चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं उनको गति कराई, तब इनको जो उत्पत्ति होती है वो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। कैसे? मान लिया कि इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कौन सी? ये विद्युत तरंग है ना, और ये मान लिया इधर जेड की तरफ ग्राफ में चुंबकीय तरंग है बी। तो इसके आगे बढ़ने की दो डायरेक्शन, मिश्रण होने के बाद मूल बिंदु पर आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। ये है एक्स, ये है वाई, तो ये है जेड। अगर मैं इसे एक्स मान लूँ, है ना, क्या मान लूँ, इसे एक्स मान लूँ, तो ये फिर कौन सा होगा? एक्स वाई फिर जेड। यहाँ से क्वेश्चन आया IIT में एक बार, ठीक है ना, देख लेना कैसे आया क्वेश्चन। तो ये कौन सा क्षेत्र है? मान लिया कि ये है बढ़ने वाली परपेंडिकुलर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा वाला है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। और ये कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड यानी वेबर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के लंबवत जो तरंगें गति करती हैं, इनके मिश्रण से बनती है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंगों की क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर अंश बनाती हैं, है ना। यहाँ से मैं 90 डिग्री बना दे रहा हूँ, ये क्या है? 90 डिग्री देखा जाए तो अपने आप में, क्लियर ना। तो इन तरंगों को बोला गया विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये भी पूछा जाता है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी अगर विद्युत तरंग वाई सदिश की ओर या वाई दिशा में और चुंबकीय तरंग एक्स दिशा की ओर लंबवत हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में होगी? जेड में होगी। यानी अगर ये वाली एक्स की तरफ से आती है और ये वाली वाई की तरफ से आती है, तो विद्युत चुंबक की तरफ एक्स इधर आ जाएगी, फिर यानी तीसरे वाले पेयर में आ जाएगी वो, ठीक है ना। ये बात क्लियर है यहाँ से। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें जब एक दूसरे के साथ लंबवत मिलकर गति करती हैं, इन दोनों के मिश्रण से बनती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनको वैज्ञानिक मैक्सवेल ने खोजा था। कौन से वाले भैया? मैक्सवेल, ठीक है। इनको वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अब यहाँ तरंग को जानने के लिए आपको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीख लो। क्या? कि तरंग, है ना, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इस तरह से ये तरंग दैर्घ्य, यानी इस तरह से ये तरंग चलती है। और एक और आता है तुम्हारा टॉपिक अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, इसको समझना। अनुप्रस्थ का मतलब हो गया, है ना, अनुप्रस्थ पृष्ठ के अनुदिश, है ना, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। और तरंग का मतलब हो गया इस तरह से लंबवत। आवृत्ति का मतलब हो गया एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर, यानी एक सेकंड के अंदर कितने ऐसे चक्र बनेंगे, इसे तरंग को बोला जाता है। यहां से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सुरंग और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं गर्त, ठीक है ना, सुरंग और गर्त। और सुरंग से एक सुरंग और एक गर्त की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मतलब लैम्डा से नापते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी, जिसकी जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी, वो आवृत्ति यानी वो तरंगें दूर तक ट्रेवल कर पाएंगी बहुत ज्यादा।
और जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा कम होगी, जैसे मान लो इस तरह से है, जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा कम होगी वो तरंगदैर्घ्य दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ये बात क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि आवृत्ति, तो जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उसमें 1 सेकंड में कम जैसे सुरंग और गर्त बनेंगी, कम से कम बन पाएंगी जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, यानी तरंगदैर्घ्य का मतलब इनकी लंबाई, सुरंग और गर्त की दूरी, इसे लैम्डा, और यहाँ एक लैम्डा की यानी ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उसकी आवृत्ति कैसी होगी? कम होगी। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को दिखाते फ्रीक्वेंसी यानी एफ से, एक दूसरे में कैसी होती हैं? रिवर्स, इनका अपोजिट अनुपात रहता है कि तरंगदैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम हो जाएगी सर, यानी उनके चक्र कम बनेंगे 1 सेकंड के अंदर। और तरंगदैर्घ्य अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर बहुत छोटी होगी सॉरी, तो क्या होगी? आवृत्ति ज़्यादा बनेगी। समझ में आ रही है? आवृत्ति का मतलब अगर देखा जाए तो इसमें आवृत्ति ज़्यादा है, यानी इस तरह से सुरंग और गर्त कई सारे बने हुए हैं और इसमें आवृत्ति क्या है? कम है, यानी यहाँ पर एक ही सुरंग और एक ही गर्त बना हुआ है। तो ये बात क्लियर है। यानी जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगी, जिसकी कम तरंगदैर्घ्य वो कम तक ट्रेवल कर पाएगी बहुत बार। और ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी तो अधिक खतरनाक नहीं होगी, कम तरंगदैर्घ्य होगी तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, यानी वो बॉडी के अंदर भी इंटर कर सकती है और भी बहुत सारी जगह पर। तो ये बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले पहले इसका। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गुण यानी उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एक बार और देख लें क्या कि कैसे डेफिनेशन थी। ये तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिसमें मान लिया ये है विद्युत तरंग ई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग, ये एक दूसरे के दोनों यानी दोनों तरंगें एक दूसरे के लंबवत दोलन करती हैं, लंबवत दोलन करती हैं। उन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। अगर ये वाई में जा रहा है, मान लिया ये है एक्स, ये है वाई, तो ये जेड की ओर आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना, इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये कौन सी है? विद्युत तरंग। ये कौन सी है? चुंबकीय तरंग। तो विद्युत तरंगें और चुंबकीय तरंगें एक दूसरे के ज्यावक्रीय ज्यामितीय दोलन लंबवत करती हैं, लंबवत ज्यामितीय दोलन करती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इस तरह से ग्राफ बना देंगे। डेफिनेशन हो गई। फिर आते हैं इसके गुण लिखिए। तो गुण में क्या है? ये दोलनीय आवेश अथवा त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, यानी इनमें से क्या होगा? क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज कैसे आएगा? आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। क्यू चार्ज दोलन करता हुआ जब आगे जाएगा तब ये तरंगें उत्पन्न होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इन तरंगों के संचरण के लिए यानी इनको आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कोई भी पानी, हवा, वायु कुछ भी नहीं चाहिए इनके लिए। इसलिए क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उनकी जो बातें होती हैं या जो मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं वो इन्हीं तरंगों के द्वारा आते हैं और जाते हैं। क्लियर ना। तो किसके लिए? संचरण के लिए माध्यम यानी हवा, पानी, वायु के लिए इनके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट कह देंगे ये निर्वात में भी गमन करती हैं। अगला पॉइंट है ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो मैंने कहा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों आएंगी। तो अनुप्रस्थ का मतलब होगा पृष्ठ के लंबवत। क्या? पृष्ठ के लंबवत यानी परपेंडिकुलर। ये जो तरंगें चलती हैं उन तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। तो ये तरंगें कैसी हैं? पृष्ठ के लंबवत, अर्थात ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा आता है इनमें ध्रुवी होती हैं। ध्रुवी का मतलब देखो, ध्रुवी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे के सारे क्या है? प्रकाश के गुण हैं। यानी इन तरंगों में जो प्रकाश में क्वालिटी होती है उन तरंगों यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी प्रकाश के गुण सारे गुण होते हैं। आगे अगले अध्याय आ रहा है उसमें हम अच्छे डिटेल से सीखेंगे ये व्यतिकरण, पोलराइड वगैरह आ रहे हैं, इनमें क्या होता है, राइट। तो क्या बोलेंगे कि इन तरंगों में प्रकाश के सारे गुण होते हैं। कौन कौन से? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, राइट। अब क्या होता है? ये तरंगें प्रकाश की चाल, जब प्रकाश के सारे गुण हैं तो ये तरंगें भी क्या करती है? प्रकाश की चाल से गमन करती हैं,
है ना। इन तरंगों क्या करती हैं, प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। अब यहाँ से अगला टॉपिक तीसरा बार हो गया जो लास्ट टॉपिक हमारा, और उसमें से बनेंगे सबसे ज़्यादा MCQ क्वेश्चन आंसर, तो हम उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले उसका। मैं जो आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ दे रहा हूँ, इस चार्ट को, यानी इस ग्राफ को आपको चार्ट क्या करना है, बना लेना है अपनी फियर में, और इसमें से जो OT आएंगी MCQ क्वेश्चन आंसर, उनको आपको लर्न करना है। तो मैंने आपको समझा दिया सबसे पहले कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा कम होगी वो तरंग ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। यानी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वो तरंग क्या करेगी, ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं करेगी, यानी जिसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और आवृत्ति ज़्यादा हो गई यानी ऐसे करके तरंग दैर्घ्य, देख रहे बेटा, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, ऐसे करके तरंग दैर्घ्य क्या बन गई, बहुत छोटी हो गई। आवृत्ति ज़्यादा का मतलब हो गया कि कम से कम दूरी में बहुत ज़्यादा सुरंग और गर्त का बनना, बहुत ज़्यादा सुरंग और गर्त का बनना, समझना, बहुत ज़्यादा सुरंग गर्त का बन जाना, आवृत्ति ज़्यादा, तो ये तरंग ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कई सारे प्रकार हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, उनका एक चार्ट देखो आप यहाँ से। तो अब जैसे मैं कहूँ 10⁻⁻⁴, तो ये क्या हो गया, यानी 1/10⁴, यानी 1 मीटर के, या ऐसे कहते हैं 1 मीटर के कितने टुकड़े करे जाएंगे, 1000। तो उसमें से जो बचेगा उसको बोलेंगे ये। अब मैं दोनों में पूछूं 10⁻⁵, इन दोनों में से छोटा कौन है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये बहुत उससे बड़ा हो गया थोड़ा सा। माइनस की पावर जिस पे ज़्यादा होगी उसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा आएगी माइनस की पावर में, वो तरंग यानी वो विद्युत चुम्बकीय तरंग ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगी, है ना। और जिसकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति बहुत ज़्यादा कम आएगी वह तरंग बहुत कम दूरी तक ट्रेवल करेगी। तो आपको जैसे कि स्क्रीनशॉट इसमें दिख रहा है आपको, ये है ना, इसमें क्या देखना है, एक और बात क्या कि आवृत्ति, यानी सबसे पहले जो आवृत्ति है, एक मिनट रुको, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें लिया गया है गामा किरण। कौन सी ली गई है, गामा किरण। तो गामा किरण की जो आवृत्ति है, यानी इसके आविष्कारकर्ता कौन है, बैकुरेल, और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है इसकी, 0.0006 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक, है ना। और इसकी आवृत्ति देखी जाए तो 10⁻22 से 10⁻18 तक के बीच में रहती है, यानी ये बहुत दूरी तक ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है ना। रेडियो और नाभिकीय विखंडन के रूप में इनमें स्रोत से उत्पन्न होती हैं। संसूचक यानी किसके द्वारा अडप्ट की जाती हैं, तो उच्च वेदन क्षमता वाले से उच्च वेदन क्षमता के संसूचक होता है, और इसका उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। एक्स किरणें देखें, इनकी खोज रोजन ने की थी। इनका एंगस्ट्रॉम यानी इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है एक्स किरणें। तो सबसे तरंग दैर्घ्य किसकी कम हुई, गामा किरणों की, उसके बाद किसकी, एक्स किरणों की, उसके बाद किसकी है, परावैगनी किरणों की, उसके बाद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ती जा रही है, तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आवृत्ति इनकी बढ़ती है, एंगस्ट्रॉम देखो ज़्यादा एंगस्ट्रॉम आते जा रहे हैं, उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा आ जाएगी, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उनकी। तो आवृत्ति का नीचे घटता हुआ क्रम दिया गया है और तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ। माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्घ्य 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम से 10⁻9 एंगस्ट्रॉम, और आवृत्ति देखा जाए तो 11 पॉइंट कुछ आ रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडियो तरंगों की खोज करी है मार्कोनी ने, माइक्रो तरंगों की खोज हर्ट्ज ने, ठीक है ना। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, आवृत्ति कम है, और उसका जैसे ही उपयोग हुआ है, राइट। रेडियो तरंगों का उपयोग LCR पर्पज में किया गया है। आप इस चार्ट को एक बार लर्न करेंगे, इससे बनेंगे NCR क्वेश्चन आंसर, और ये पार्ट होता है दी एंड, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि क्या है, प्रकाश वाला से पार्ट बनेगा आगे वाला, अध्याय 9 पर मिलते हैं फिर, ठीक है ना।